नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में हम बात करेंगे भरोसे के संकट पर। दरअसल समाज में चौतरफा गिरावट है, लेकिन सियासत की गिरावट से देश भी संकट में आता है और सियासतदानों के जो व्यक्तित्व है उस पर भी लोग सवाल खड़े करते हैं। ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के दो नेताओं ने अपने बयान से पलटने की जो बाजीगरी दिखाई है उसको लेकर उनकी साख पर संकट है, भरोसे पर संकट है। कैलाश विजयवर्गीय जी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री गर्लफ्रेंड की तरह पार्टियां बदलते हैं। बाद में वो इससे पलटे भी, उन्होंने सफाई दी। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें, एक विधायक ने कहा कि ब्राह्मण पगलाते हैं और वो महिलाओं पर बुरी नज़र रखते हैं। इस पूरे मामले में उन्होंने सफाई भी दी, माफ़ी मांगी, लेकिन पार्टी ने फिर उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। कल भी हम इस पर बात करेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले उनके बयान को सुनवाएंगे और फिर हम चर्चा पर आएंगे कि ये भरोसे का संकट आखिर समाज को कहाँ ले जा रहा है, ये कितना और नीचे जाएगा। पहले सुनते हैं प्रीतम सिंह लोधी के बारे में पार्टी के बयान और फिर करेंगे चर्चा। विदेश में थे, यहाँ बिहार में खेल हो गए। हाँ, लालू यादव फिर बढ़ के भैया बन गए। वहाँ पर एक ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे लगता है कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली, तो एक ने बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती लड़की। तो बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के देख रहा है या पूरा जानने के बाद भी यदि प्रश्न पैदा कर रहा है, इसका मतलब है कि वो ना समझ। मेरा बयान बहुत स्पष्ट था कि विदेश के एक मेरे मित्र ने कहा, उस मित्र के बयान को मैंने आप लोगों के सामने सुनाया। अब उसको लेकर यदि कोई, जहाँ तक नारी शक्ति का सवाल है, तो हम उनका सम्मान करते हैं। नारी हमारे लिए पूजनीय है और नारी के लिए, कम से कम भारतीय नारी के लिए हम सबका बहुत सम्मान है। पर ये जो मैंने विषय उठाया था मेरा नहीं था, मेरे एक दोस्त ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की थी वो आप तक पहुंचाई। अब भागवत में पंडित जी बैठे होंगे बहुत ऊंची जगह पे और तुम कहां बैठोगे? नीचे। और बैठे बैठे वो तुम्हें कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा वो हम पागल बनते हैं। सबसे ज्यादा वो दान की बात करता है कि जितने दान दोगे उतना भगवान तुमको देगा। उस ब्राह्मण देवता को अर्पण कर देंगे। वो 9 दिन में पूरे गांव, पूरे क्षेत्र का सामान और दक्षिणा भी लेता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके और 9 दिनों में रफी चक्कर हो जाता है। दूसरा क्या कहता है, अब वो देख लेता कि ये महिलाएं अच्छी कौन से घर की है, सुंदर महिला कौन से घर की है, तो पता कर लेता है। वो पता करेगा, उसी का नाम लेगा, अरे भैया शाम का भोजन तो आपके पास, आज भोजन करेंगे महाजी, वो भी देसी घी का। नहीं, मैं अपने बयान पर काम नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, जो मैंने गलती की है, भविष्य में ऐसी गलती अब नहीं होगी। मैं उस गलती के लिए ब्राह्मण पूरे समाज से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने अगर जो कुछ किया भी है तो मेरे को पछतावा है और कृपया करके ब्राह्मण समाज का दिल बहुत बड़ा होता है और मुझे माफ़ करे बच्चा समझ के। पहले कुछ लोग साधु संत ब्राह्मण समाज का चोला पहन के लोगों को ठगते थे, मैंने उस पर बोला था। मैंने तो हमने सुना नेताजी क्या कह रहे थे और फिर बाद में उन्होंने क्या कहा। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा मामला है। राजनीति पर लोग पहले विश्वास करते थे कि मंत्री जी ने, विधायक जी ने, सांसद जी ने कहा तो फिर ऐसा होगा, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अगर लोग कहते हैं कि मंत्री जी ने कहा तो पहले पता कर लो वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सी बातें चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी, स्काइप पे हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, फोन लाइन पर है पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन और हमारे पत्रकार साथी फोन पर जुड़ेंगे रघुवर गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवदत्त जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ।
पिछले कुछ सालों की हम बात करें, 15 साल समझ लीजिए, 20 साल, राजनीति में जो गिरावट आई है, दरअसल राजनीति में वो लोग रहते हैं जो समाज का नेतृत्व करते हैं और समाज को दिशा देते हैं। अब वो लीडर ही इतने भटके हुए हैं कि उनका ही विश्वास नहीं है। आज क्या कह रहे हैं, कल क्या बोलेंगे, घोषणा पत्र में क्या कहा, फिर संकल्प पत्र में क्या जोड़ दिया, क्या घटा दिया। तो ये जो विश्वास का संकट है, सियासत में भी समाज में भी, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? उदाहरण के तौर पर हमने 2 क्लिपिंग्स दिखाई थी अभी, कैलाश विजयवर्गीय जी की हैं और प्रीतम लोधी की है, जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है उनकी क्षमा याचना के बाद, क्योंकि उन्होंने जो कहा था ब्राह्मण समाज के बारे में वो निश्चित रूप से अक्षम्य बात थी और उस पर क्षमा जैसी बात भी नहीं हो सकती। इसका पछतावा है, कुछ उनको करना है तो वो करें, लेकिन दोबारा ऐसी घटना ना हो जो प्रीतम लोधी ने कहा था। मुझे लगता है कि इस पर पार्टी ने सख्त कार्रवाई हुई की और इसी कार्रवाई की दरकार भी थी, लेकिन लीडरों की जुबान फिसलती भी है और बाद में वो उससे पलट भी जाते हैं। इस विश्वास के संकट को आप किस ढंग से देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीतिज्ञों के प्रति जो विश्वास घटा है। आज आप कहीं चौराहे पे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन कहीं खड़ी हो जाइए, कोई कुर्ता पजामा जैकेट पहन के आता है तो लोग कहते हैं अच्छा नेताजी जा रहे हैं। एक तरह से तंज कसती है आम जनता, क्योंकि इनने इसके लिए राजनीतिक जिम्मेदार है। कभी तो त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति, झूठ ना बोलने वाले नेता, ईमानदार नेता हुआ करते थे और अपनी बात पे चाहे पद चला जाए या कुछ कभी पलटते नहीं थे और बहुत तोल मोल कर बोलते थे। लेकिन अब तो एक फैशन चला है कि आप कुछ भी बोलो, बयान दो और सुर्खियों में रहो, और सुर्खियां बटोरो और अपने आप को बड़ा नेता बताओ, और फिर जब उस पर आलोचना हो, आप घिरो, तो कहते हो हमारे बयान तोड़ मरोड़ के पेश किए गए या मीडिया ने हमारा गलत ढंग से पेश किया, ये एक चल गया। तो इससे अब कोई भरोसा नहीं करता। आपने देखा होगा पहले राजनीतिक दल घोषणा पत्र देते थे, जब उससे विश्वास उठा तो किसी ने वचन पत्र नाम दिया उसका, किसी ने संकल्प पत्र। मुझे लगता है कि देश का नेतृत्व करते हैं नेता लोग और कई बार विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जब नेतृत्व आह्वान करता है पूरी जनता उसके पीछे खड़ी होती है। तो राजनीतिज्ञों को ये साख बचाए रखना चाहिए अपनी, कि कम से कम वो जो कहे उस पर अमल करें और ये सॉफ्ट टारगेट चुनना छोड़ दें कि हम किसी को भी उटपटांग कह के लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता हासिल करें, सुर्खियों में रहें। क्योंकि अभी जो बयान, ये ताजे बयान आपने सुना है, जैसे प्रीतम लोधी ने ब्राह्मण को टारगेट किया, क्योंकि ब्राह्मण सहिष्णु होता है, वो कभी और किसी जाति के खिलाफ आप कहते हैं अभी सड़कों पर आंदोलन, उसने हमेशा समाज को क्षमा दी है और नेतृत्व भी ऐसा दिया कि सबको साथ लेकर चलने का दिया। आप उसको कह रहे हो जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मण की आपको जरूरत है और उसी को ऐसा कह रहे हो और फिर बाद में पलटते हो। मुझे लगता है कि ये जो जाति और धर्म में नेता बातें करके अपनी राजनीति तो चमकाते हैं लेकिन अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं। कहाँ पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास और कहाँ इंडिविजुअल राजनीति चमकाई जा रही है बयानों को लेकर। और इस तरह की यदि ये चीजें नेता नहीं छोड़ेंगे तो मुझे लगता है इन्हीं को बहुत ज्यादा संकट होने वाला है भविष्य में, क्योंकि फिर इनसे ऊब कर लोग निर्दलीय को चुन लेते और कहीं कहीं किन्नर को भी चुन देते, क्योंकि आपकी बातों का कोई भरोसा नहीं, आपके सिद्धांतों में कोई मेल नहीं। तो इस तरह की कथनी और कथनी में अभेदता और जिस तरीके से बचकानी बातें करेंगे तो ये राजनीतिक अपना नुकसान करेंगे, अपने दल का नुकसान करेंगे। बिल्कुल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि एक जमाना था जब रेल दुर्घटना होने पर देश के बाद में प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बहुत सालों बाद दूसरा उदाहरण मिला जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया ने एक हवाई दुर्घटना होने पर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अलग बात है कि वो खुद एक हवाई दुर्घटना का शिकार हुए और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब ऐसे कहाँ उदाहरण मिलते हैं कि कोई लीडर बांध के बह जाने पर इस्तीफा दे दे, कोई लीडर सड़क के बह जाने पर इस्तीफा दे दे, कोई लीडर या कोई मंत्री अस्पताल में आग लग जाने पर इस्तीफा दे दे। तो वो जो विश्वास का संकट है, जो नैतिकता की गिरावट है, वो बताती है कि समाज में तो आ रही है लेकिन समाज को दिशा देने वाले जो हमारे नेतृत्व करता है वो भी बहुत कमजोर हैं। कभी कुछ कहते हैं और बाद में पलट जाते हैं, 24 घंटे भी वो नहीं टिक पाते उस पर। मैं लौटूंगा, ये सवाल है कि क्या नैतिकता और भरोसे का मामला सड़कों के बहने पर, बांध के टूटने पर, अस्पताल में आग लगने पर क्या कोई मंत्री इस्तीफा देगा? ऐसी बात अब शायद कोई कहता तो लोग कहते हैं आप सपनों जैसी बातें कर रहे हैं, ये आज के दौर में संभव नहीं है। रघुवर दयाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल ये जो विश्वास का संकट है, भरोसे का संकट है,
समाज में हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर सियासत में हो तो कम चलेगा, क्योंकि सियासत करने वाले प्रदेश को चलाते हैं और देश को चलाते हैं, और उनके अच्छे काम करने से राजनेताओं की छवि बनती और बिगड़ती है। लेकिन पिछले सालों में, पिछले कुछ दशकों में जो राजनीति में गिरावट आई है और जो नेताओं के बयानों में, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जो दोगलापन आ रहा है, उससे जो विश्वास का संकट पैदा हो रहा है, उसको आप किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए, समाज के हर क्षेत्र में चारित्रिक गिरावट बहुत तेजी से आई है। भ्रष्टाचार धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। सरकारें सिस्टम के माध्यम से जहां जहां भी छापेमारी कर रही हैं, वहां आय से सैकड़ों गुना अधिक संपत्ति और नगद पैसा मिल रहा है। जबलपुर का सीधा आपके पास अभी का ताजा उदाहरण है। और ये तो रघुवर जी, ये तब है, ये तब है जब उनको इसकी खबर लग गई थी कि छापा पड़ने वाला है। अगर ये खबर ना लगती तो वो जो कमाई है उनकी, वो उनकी आय से हजारों गुना ज्यादा होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। मैं आपको एक पुस्तक की याद दिलाना चाहूंगा। हरिशंकर परसाई जी बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं जी। उनकी कहानी संग्रह था, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। तो आप ये देखिए कि अब ये हो रहा है कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और हार जाता है, तो वो बाकायदा वीडियो रिलीज करता है कि साहब मेरा पैसा वापस लौटाओ, मैंने आपको पैसा दिया था वोट डालने के लिए और आपने मुझे वोट नहीं किया है। फिर एक व्यक्ति ये कहता है कि मैंने 7 करोड़ रुपया खर्च किया है, तो मैं कोई ऐसी समाज सेवा के लिए आया हूं। तो ये जो तेजी से समाज के हर क्षेत्र में जो गिरावट आ रही है, उसमें पूरा समाज दोषी है, ना कि राजनीति दोषी है। मैं किसी एक पक्ष को इसमें दोषी इसलिए नहीं मानता हूं कि जो हवा चल रही है भ्रष्टाचार की या चारित्रिक गिरावट की, वो समाज के हर क्षेत्र में जा रही है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो। अब इससे बचने का, इससे रोकने का उपाय, इस पे विचार होना चाहिए, क्योंकि इसको रोकने का जो एक सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो निश्चित रूप से राजनेताओं के पास है। और आपने अभी बांध की बात करी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया बांध 304 करोड़ का, और जो खबरें आई हैं उसमें 99 करोड़ तो आपने रिश्वत के तौर पे लोगों को दे दिया, जो भी जिम्मेदार लोग हैं। तो अब हमारा देश और हमारे नेता और हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं हम सब, मैं समझता हूँ, इसके लिए दोषी हैं। मैं सीहोर जिले को बिलोंग करता हूँ। सीहोर जिला माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। आपको याद होगा, सीहोर में ही माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने एक रेलवे इंजन बनाने के कारखाने का वो किया था, शिलान्यास किया था। उस कारखाने का आज तक पता नहीं है। सवाल उठाए जाते हैं, गोलमोल जवाब दे दिए जाते हैं, कुछ भी अता पता नहीं होता। आपको याद होगा, सीहोर में सोयाबीन सॉल्वेंट प्लांट था, जिसका एक रिफाइनरी प्लांट जो है वो चुरहट चला गया था, और अब बाद में वो पूरा प्लांट ही बंद हो गया। नेता वायदे तो करते हैं, और जितने वायदे कर सकते हैं करते हैं, और पूरे करने की तो बात ही नहीं है। जो इजी गोइंग वे में, जो सहज भाव से जो काम हो जाता है, वो उनके खाते में चला जाता है। घोषणा पत्र की बात हुई थी, तो अब तो घोषणा पत्र बहुत पीछे रह गया है। अब तो सीधा सीधा प्रलोभन की बात दी जाती है, मामला कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और ये कह दिया जाता है कि साहब ये तो अब नेताओं का मामला है, नेता निपटे, इस पे जो है संसद जो है कुछ नियम कायदा कानून बनाए, तभी कुछ संभव हो सकता है। तो आप देखिए, ऐसी स्थिति में अभी आपने बहुत बड़े अखबार में बाढ़ जब आई थी, तो हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के संदर्भ में आपको याद है क्या लिखा था? नर्मदा ने मर्यादा तोड़ी। क्या ये हेडिंग जो है, ये नर्मदा मैया को लेकर या पूरे सिस्टम के एक विकृति को लेके, क्या ये मीडिया पे भी उंगली नहीं उठाती है? कौन देखने वाला है? संबंधित संपादक या जो भी सिस्टम है। भाई, नर्मदा मैया है, वो मर्यादा थोड़ी तोड़ती है। नर्मदा मैया में जब बाढ़ आई तो तटबंध पे पानी फैला, तो तटबंध जो है वो उसने मर्यादा तोड़ी, नर्मदा मैया मर्यादा तोड़ती है। बेशक मैं आपकी इस बात को सुनकर इसी पर आ रहा था कि सिर्फ समाज में लीडर ही नहीं होते हैं, अफसर ही नहीं होते हैं, हम उसको मीडिया को भी शामिल करते हैं। अगर मीडिया करप्ट होगा, भ्रष्ट होगा, तो फिर वो इन मुद्दों पर बात ही नहीं करेगा जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का एक तरह से गर्व है कि अभी भी ऐसे बहुत से लोग मीडिया में हैं, पत्रकारिता में हैं, जो पत्रकारिता में रहकर भी पत्रकारिता की त्रुटियों को
ताकत के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी गलती को नहीं देखेंगे तो सुधरने की गुंजाइश शुरू नहीं होगी। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन भी है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। दरअसल अब जमाना, हमारी पूरी डिबेट करप्शन पर हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस पर थी कि जो लीडर हैं उनकी विश्वसनीयता का संकट है। अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप में राजनेता गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद वो जब वो जेल से छूटते हैं तो इस तरह से विक्ट्री का निशान बनाते हुए आते हैं जैसे वो फ्रीडम फाइटर हैं और आज़ादी के आंदोलन में जेल गए थे और वहाँ से निकल के आ रहे हैं। अब माने शर्म और लज्जा कहीं चेहरे पर दिखती नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि बेशर्मी और बेहयाई चेहरे पर है, लेकिन इस पर हम किसी और दिन विस्तार से बात करेंगे। सवाल है कि जो जिम्मेदारी है वो समाज से निकलकर आती ज़रूर है, लेकिन समाज को दिशा देने का काम राजनेता करते हैं, पार्टियां करती हैं, नेतृत्व करता है। पहले के ज़माने में राजा हुआ करते थे, वो समाज को दिशा देते थे। पहले बोलते थे यथा राजा तथा प्रजा, अब यथा प्रजा तथा राजा। तो डेमोक्रेसी का ये सिस्टम है, लेकिन ये बहुत स्वीकार नहीं है कि समाज में डॉक्टर, मास्टर और पत्रकार बेईमान हो। ये अगर होंगे तो समाज बिगड़ जाएगा। आज हमारा फोकस ये है कि राजनीति में जो विश्वास का संकट है वो सबको खराब कर रहा है, पूरे देश को खराब कर रहा है। कहीं ना कहीं इस पर बात करने की भी जरूरत है। आपकी राय राहुल जी? राघवन जी, आजादी के बाद से लेकर के आज तक देखो आप, तो कहीं राजनीति में, राजनेताओं के चरित्र में या राजनीति में उसके उत्थान को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है अभी तक। देखो आजादी के बाद से धीरे धीरे चारित्रिक लेवल नहीं बल्कि वैचारिक लेवल भी धीरे धीरे नीचे, इतना निम्न स्तर का आ गया है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस स्तर पर नेता जा सकते हैं। एक जमाना था कि नेता का नाम लेने में एक सम्मान, एक ऊर्जा उत्पन्न हुआ करती थी, लेकिन आज स्थिति ये हो चुकी कि नेता कह देने का अर्थ हो गया एक गाली के रूप में पर्यायवाची शब्द बन गया कि नेताजी। राहुल जी, बीजेपी ने प्रीतम लोधी को पार्टी से निष्कासित कर ये संदेश तो दिया है कि अगर आप किसी के साथ अपशब्द या अमर्यादित व्यवहार करेंगे, अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे, तो फिर ऐसे लीडर को पार्टी में जगह नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक किस्म का अच्छा संकेत है, सख्ती है, संगठन की सख्ती है, और वो बताती है कि नेताओं की विश्वसनीयता को हम वापस लाना चाहते हैं। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो हम उसको पार्टी से बाहर भी करेंगे। राघवन जी, एक ये उदाहरण हो सकता है, लेकिन आमतौर से आप देखिए कि नेताओं की भाषा शैली इतनी निम्न स्तर की हो गई है और इतने दोहरे टाइप के बयान देने लगे हैं कि इसमें आप तुलना नहीं कर सकते। अभी एक बयान देंगे, उसके 2 घंटे बाद उसी बयान को मीडिया के ऊपर थोप देते हैं कि इन्होंने तोड़ मरोड़ के, जबकि स्थिति यह है कि उनकी मानसिकता ही वैसी थी उस बयान को देते वक्त जो वाकई में गलत थी, लेकिन बाद में दोषारोपण होता है मीडिया के ऊपर कि मीडिया ने इसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया। लेकिन हकीकत ये है कि उनकी मानसिकता में कोई सुधार नहीं हो रहा, राजनेताओं की कोई मानसिकता नहीं सुधर रही। वो उसी दृष्टिकोण से समाज को भी देख रहे हैं, धर्म को भी देख रहे हैं, उनका स्वार्थ कहाँ सिद्ध हो रहा है, अपने स्वार्थ की राजनीति हो रही है। जब अपने स्वार्थ की राजनीति होगी तो यहाँ दिक्कत आएगी। राहुल जी, इसी में फिल्टर करने की जरूरत है, इसी में छन्ना लगाने की जरूरत है। मैं पूछूंगा राठी जी, दरअसल ये जो भरोसे का संकट है राजनेताओं के बीच में, वो किसी भी पार्टी के हों, हर पार्टी में ये स्थिति है कि कोई लीडर अगर एक बात करता है, अगर वो उसके खिलाफ जाती है या उससे उनको राजनीति में नुकसान होता है, वोटों का नुकसान होता है, तो वो पलटते भी देर नहीं लगाते। इसीलिए राजनेताओं के बयानों पर लोग कहते हैं कि ये तो नेताजी का बयान है, क्या पता कल इस पर वो क्या कहते हैं। पार्टियों के जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वचन पत्र है, उन पर भी यही बात होती है कि ये तो पार्टियों का वचन पत्र है, आसमानी सुल्तानी वादे हो गए, पता नहीं कल पूरे हो पाते कि नहीं हो पाते। तो इसी पर पूरी बात है कि ये जो विश्वास का संकट है ये हमें कहाँ लेकर जाएगा। देखिए, मतलब आज़ादी के पहले से लेके अपन आज तारीख तक देखते हैं तो पहले जो होता था, आज़ादी के बाद भी जो नेता रहे जिनका सम्मान आज हम करते हैं, तो उनमें ये होता था कि वो अगर लाखों की भीड़ में खड़े हो जाते थे तो सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होती थी। अगर कहीं कुछ हल्ला होता था और उनने आवाज़ दे दी तो भीड़ रुक जाती थी। तो आप स्तर उससे कंपेयर करें। अब राजनीतिक दल बने थे तो विचारधारा को लेके बने, तो वो राजनीतिक दल भी अब खत्म हो गए। अब सिर्फ सत्ता दल है, एक ही दल है। मतलब कोई भी पार्टी हो, आप किसी का भी नाम ले लें, सत्ता दल है। अगर सत्ता में बीजेपी है तो जिसको जाना है वो बीजेपी में आ रहा है, जो अगर सत्ता में कांग्रेस आएगी तो सब कांग्रेस में आ जाएंगे। तो सत्ता दल है। तो जब तक आप ये सत्ता दल की विचारधारा चलेगी तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल तो खत्म हो गए। नेता पहले एक आदर्श होता था, जनता की आवाज होता था, उसकी एक सोच थी कि जनता की जो बात है उसको उसे विधानसभा में, लोकसभा में रखना है। लेकिन अब वो नेता नहीं बचे।
नेता अगर प्रश्न करते हैं तो प्रश्नों पे भी भ्रष्टाचार के आरोप कई बार लग चुके और सिद्ध भी हुए हैं। तो आप जब इस स्तर पे हम चीजें चली गई तो हमें तो लगता नहीं कि जनता की आवाज कभी पहुंच रही है। तो जनता अपनी जगह, और आज जो भाई साहब ने कहा कि नेता शब्द, अगर आप जा रहे हैं रास्ते में कोई नेताजी कहते तो आदमी तुरंत कहता है और कुछ नहीं मिला तुम्हें बोलने को। बिल्कुल। तो एक शब्द में ही गिरावट आ गई। और जो आप देखें कि दल बदल कानून भी लाया गया। शब्द की गिरावट तो इसलिए क्योंकि उनका चरित्र गिर गया, वो अपनी बात पर कायम नहीं रहे। और जैसा आपने कहा कि अब राजनीति सत्ता के लिए है, सेवा के लिए नहीं बची है। जी, पहले एक सोच थी, सेवा में आते थे, घर का लगा के आते थे, अब घर का नहीं लगाते। अब तो लगाते इसलिए कि हमें कमाना है। मतलब मैंने कई बार ऐसे नेता भी अनुभव किए कि सब वो चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ भी घोषणा कर रहे हैं जो कभी जीवन में हो ही नहीं सकती। पूछा भाई क्यों लड़ रहे हो यार, तुम्हारा क्या मतलब इससे, कुछ ना तुम्हें जीतना है, तुम किसी दल में भी नहीं हो। तो उन्होंने कहा साहब आप इससे नहीं समझ रहे, हमारी दाल रोटी चलती है। तो मैंने पूछा कैसे चलती है, तो बोले साहब वो प्रचार प्रसार के नाम से कुछ चंदा मिल जाता है। तो ऐसे भी राजनीतिक दल हैं आजकल, उसकी भी शायद जांच हो रही है, जो चंदे में भी हेर फेर कर लेते हैं। तो आप जब देख रहे हैं तो वो सोच, वो व्यापार, मतलब एक व्यापार हो गया। राठी जी, चंदे से तो उनकी रोजी रोटी चलती है, ऐसे भी हैं जो जीतने के बाद भी चंदा इकट्ठा करते हैं, जीतने के बाद भी पैसे कमाते। जैसे रघुवर जी ने कहा था कि मैंने 11 करोड़ रुपए लगा दिए, 7 करोड़ रुपए लगा दिए, तो मैं कमाने के लिए तो मैंने पैसे खर्च किए हैं। जब इसको खुलकर बोलने लगा है, इसका मतलब कि जो एक तरह की शर्म है वो खत्म हो गई है। मैं उसी पर आऊंगा, चूंकि दूसरे दौर की बातचीत में वक्त कम बचेगा। राठी जी अपनी आप बात पूरी करें, फिर मैं इसलिए वही चीज कह रहा था कि मैंने तो अनुभव किया, बहुत सारे लोगों को ऐसा देख रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल सबसे पहले अपने संगठन में जिन लोगों को ले रहे हैं या हैं, उनकी क्लासेस करवाएं, उनके भाषा पे संयम होना चाहिए, उन्हें कैसे जनता तक पहुंचना है, उन्हें वो दें कि आप भैया आप हफ्ते में 5 दिन जनता के बीच रहिए। लेकिन अब जनता के बीच नहीं रहते, हमें ही जाना पड़ता है कि साहब हमारी ये समस्या है, तो पता चला उनके घर जा रहे हैं, हम घूम रहे हैं। बिल्कुल 8 बार घूमेंगे जब जाके हमारा काम होता है। बिल्कुल। देवदत्त जी, राठी जी सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए बहुत सीधे भी हैं। अगर कोई लीडर 5 दिन जाएगा भी जनता के बीच में, तब भी वो करप्शन कर लेगा। असल में जो पार्टी का नेतृत्व है वो साफ सुथरा है, तो फिर किसी की मजाल नहीं है कि वो करप्शन कर पाए। जैसे घर का मुखिया अगर ठीक है तो घर का बच्चा बिगड़ नहीं सकता, अगर बिगड़ेगा वो छुपकर सिगरेट पी रहा होगा तो उसको डर लगेगा कि घर पहुंचूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। असल में ये जो पूरा मामला है विश्वास के संकट का, अविश्वसनीय होने का, वो ऊपर से शुरू हुआ है। पहले के लोग क्या करते थे कि अगर किसी लीडर ने कहा कि आप पर्चा वापस ले लीजिए, हम आपका ध्यान रखेंगे, तो फिर जीतने वाला प्रत्याशी भी पार्टी के निर्देश पर नामजदगी वापस लेता था। आपकी राय, ये संकट ऊपर से भी है? बिल्कुल सही कहा। पहले जो नेता होते थे पूरी जिंदगी खप जाती थी विपक्ष में, लेकिन दल बदल या सत्ता की तरफ वो उनका मोह नहीं रहता था, क्योंकि वो सिद्धांतों की राजनीति करते थे, वो ईमानदारी की राजनीति करते थे। अब जिस तरह से राजनीतिक दलों ने सत्ता ही परिवर्तन कराना शुरू कर दिया, भारी मात्रा पे दल बदल हुए, तो आप सोचिए कि जो कितना संकोच का मुद्दा था, आज दल बदल कोई संकोच नहीं रहा, किसी को दल बदल कोई मुद्दा नहीं रहा। जैसे अब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा, बिल्कुल। देवदत्त जी, समय की कमी है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा। अब तो लोग कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, उससे भी तो नाम होता है। तो अब वो जो बदनामी की आप बात कर रहे हैं उस पर तो लोगों ने, मुझे लगता है कि बहुत मोटी चमड़ी कर ली अपनी। मैं लौटूंगा, समय की कमी है। रघुवर जी, बहुत संक्षेप में आपकी 2-4 वाक्यों में टिप्पणी। मेरा सिर्फ यही आग्रह और निवेदन है कि पूरे सरकारों को इस जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों को और खासतौर से सत्तारूढ़ दलों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। झांकना ही होगा, और जहां भी चरित्रगत जो गिरावट आ रही है उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। मुझे लगता है उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी संदेश जाएगा। नहीं तो हम देख रहे हैं कि विधायक खरीदे जाते हैं, सत्ताएं जो है बदल दी जाती हैं। बिल्कुल। अब ये आप संदेश जो है बिल्कुल समय कम है। गोया जी, राहुल जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। राघवेंद्र जी, बहरूपीय सुना होगा, बहरूपियों की रोजी रोटी खा गए नेता लोग। ठीक है। अब ये सबसे बड़े बहरूपीय हैं। आपको बहरूपीय अब दिखाई नहीं देंगे, ये आमतौर से आपको अब सड़कों पे, संसद में बैठे हुए, विधानसभा में बैठे हुए बहरूपीय, हर तरफ से इनके चरित्र, हर तरफ से इनके रंगमंच के तरीके पूरे बदल रहे हैं। राठी जी, आपकी टिप्पणी। सर, मुझे लगता है कि सरकार को एक नए नियम बनाना चाहिए और इनको जो सरकारी जनता के पैसे से सुख सुविधाएं दी जा रही है उनको रोकना चाहिए। कुल मिलाकर सरकार को
नेताओं की सुविधाएं बंद करनी चाहिए, नए नियम बनाने चाहिए और जो सत्ता में उनको खुद अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए ताकि ये गिरावट खत्म हो और भरोसे का जो संकट है वो समाप्त हो और एक बार फिर से विश्वास हो। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।